हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं हूँ गीत और स्टडी विद गीत में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जब मैंने यूरोपीय कंपनियों का आगमन का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा चुकी हूँ। मैं पुर्तगाली तक करवा चुकी हूँ। उसके आगे की सीरीज़ आज मैं करवाने वाली हूँ। प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे कंटिन्यू करें सीरीज़ को। ये बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बस आप लोगों को करना क्या है, तो ध्यान से बस मेरी बातों को सुनना है। बुक रखना है सामने, बुक नहीं भी रखना है तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ, उसको बस देखते जाना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मैं हाईलाइट करते जा रही हूँ। तो दोस्तों चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। पुर्तगाली नियंत्रण की विधि और प्रक्रिया। 1571 ईस्वी में पुर्तगाली एशियाई साम्राज्य के 3 कमानों में विभाजित हो गई। तो हमें क्या याद रखना है कि 1571 में पुर्तगाली एशियाई साम्राज्य को तीन कमानों में विभाजित किया गया था। पहला कमान क्या था? अफ्रीकी समुद्र तट पर पुर्तगाली बस्तियों के नियंत्रण के लिए मोजाम्बिक के गवर्नर को नियुक्त किया गया। अफ्रीकी समुद्र तट पे कौन था? मोजाम्बिक। ठीक है। फारस, भारतीय और फारस की खाड़ी के प्रदेशों के लिए गोवा के गवर्नरेट के अधीन रखा गया। भारतीय और फारस की खाड़ी जो थी उसको गोवा के गवर्नरेट के अधीन रखा गया। और दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों पर नियंत्रण बनाए के रखने के लिए मलक्का के गवर्नर को नियुक्त किया। तो फिर आपको ये याद रखना है कि पुर्तगालियों के नियंत्रण की विधि और प्रक्रिया कैसी थी। तो 1571 ईस्वी में पुर्तगाली एशिया में 3 स्वतंत्र कमान में विभाजित किया गया था। पहला था गोवा के गवर्नर के अधिक भारत और फारस की खाड़ी के प्रदेशों को रखा गया था। और मोजाम्बिक के गवर्नर के अंतर्गत अफ्रीकी समुद्र तट और पुर्तगाली बस्तियों का नियंत्रण किया गया था। ठीक। मलक्का के गवर्नर के अंतर्गत किसको रखा गया था? तो एशिया के द्वीपों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मलक्का के गवर्नर को नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुर्तगालियों ने यूरोप में होने वाले निर्यात व्यापार को नियंत्रित रखने के साथ साथ मालाबार तट पर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक होने वाले व्यापार और भारतीय बंदरगाहों से फारस की खाड़ी और मलक्का तक होने वाले विदेशी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। तो उन्होंने क्या किया था कि एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक होने वाले व्यापार पर उन्होंने एकाधिकार स्थापित कर लिया था। अब आगे, पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था? तो एस्तो दे इंडिया। किस नाम से? एस्तो दे इंडिया के नाम से जाना जाता था। उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था? तो एस्तो दे इंडिया। उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था अपनाई थी जिसका नाम था कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था द्वारा उन्होंने एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। इसका मुख्य साधन था कार्टेज या परमिट के पीछे आर्मेजा का बल होता था। पुर्तगाली इस 16वीं शताब्दी तक अपने आप को सागर का स्वामी मानने लगे थे, सागर के स्वामी, और कार्टेज आर्मेला व्यवस्था को उचित ठहराते थे। इसके अंतर्गत ये था कि कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से परमिट लेके ही अरब सागर से जा सकता था। बिना परमिट के अरब सागर के थ्रू नहीं जा सकता था। कार्टेज के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था? तो उन्हें शुल्क देना पड़ता था। एशिया के शासक इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य थे। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्हें यह था कि ये कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था जो थी उनको उन्हें एक्सेप्ट ही करना था, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि पुर्तगाली की नौसैनिक शक्ति जो थी उस टाइम तक बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। भारत में भारतीय और अरबी जहाज़ों को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। भारत और अरब के जो भी जहाज़ थे उनको अरब सागर के थ्रू काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगालियों ने अपने आप को यह अधिकार भी दे रखा था कि वो निषिद्ध व्यवहार में लगे होने के संदेह पर वो किसी पे अगर उसको डाउट हो किसी भी जहाज पे तो वो उसकी तलाशी ले सकते थे। पुर्तगालियों ने व्यापार नियंत्रण का एक अन्य उपाय भी करना पड़ा, वह थी काफिला व्यवस्था। इसके अंतर्गत वो क्या करते थे कि एक जो जहाज चलता था उसके साथ साथ एक और चलता था। अगर उनको डाउट हुआ कुछ तो वो उनकी तलाशी भी ले सकते थे और एक तरह से वो उनको सुरक्षा भी प्रोवाइड करते थे। किसके खिलाफ? तो समुद्री डाकुओं। प्रथम इन जहाज़ों को समुद्री डाकुओं से सुरक्षा प्रदान करना और द्वितीय यह सुनिश्चित करना कि कोई भी जहाज पुर्तगाली व्यवस्था से बाहर जाकर व्यापार ना करे।
इवन ये भी था कि मुगल के जो बादशाह थे उनको भी परमिट लेना पड़ता था। 1595 तक, यहाँ देखिए 1595 तक पूरी हिंद महासागर पर इनका पूरा पुर्तगालियों का पूरा एकाधिकार हो गया था। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं कर दे रही हूँ, पुर्तगाली प्रभुत्व का पतन। मतलब पुर्तगाली शक्तियाँ, पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति इतनी इतनी ज़्यादा थी, फिर भी इनका पतन क्यों हो गया? कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही। तो इनका रीज़न मेनली ये था कि ये बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन प्रथम ये था कि वो धार्मिक असहिष्णुता से भारतीय शक्तियाँ बिगड़ गई। इनकी शत्रुता पर विजय प्राप्त करना पुर्तगालियों के बूते से बाहर थी। दूसरा, जब ब्राज़ील का पता लग गया तो वो ब्राज़ील की ओर अपनी उपनिवेशिक संबंध के लिए ब्राज़ील की ओर ज़्यादा रुख करने लगे। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण रीज़न ये भी था कि जब दूसरी यूरोपीय कंपनियाँ आई तो उनसे उनका कंपटीशन में ये थोड़ा पिछड़ गए। तो एक था कि धार्मिक रीज़न, दूसरा था कि ब्राज़ील का पता लग जाना, तो वो लोग वहाँ से व्यापार करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। और तीसरा रीज़न ये था कि यूरोपीय जो बाद में पुर्तगालियों के बाद जो भी यूरोपीय कंपनी है उनसे कंपटीशन में ये थोड़ा पीछे रह गए। अब आगे बढ़ते हैं, पुर्तगाली आधिपत्य का परिणाम, मतलब पुर्तगालियों के आधिपत्य का क्या परिणाम हुआ। हिंद महासागर में पुर्तगाली नियंत्रण के कतिपय बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारा परिणाम हुआ, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। पुर्तगालियों ने भारत में अपने आधिपत्य की स्थापना के साथ ही उनका क्या था कि वो धर्म परिवर्तन को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि उनका था कि मुसलमानों, जो तुर्क और मिस्र की जो जनसंख्या थी उसके बराबर ईसाई की जनसंख्या करना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि एशिया के जितने लोग हैं उसमें से अधिकतर बहुत सारे लोग ईसाई बन जाएं। तो इस वजह से जैसे ही उनका भारत पर आधिपत्य स्थापित हुआ तो वो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने लगे। और 1540 में गोवा के सभी मंदिर को, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, गोवा के सभी मंदिर को नष्ट कर दिया गया। बाद में 1573 में बारडे और सालसेट में भी यही हुआ। 1560 में गोवा में ईसाई धर्म इंस्टीट्यूशन ऑफ इंक्विजिशन की स्थापना की गई ताकि किसी प्रकार का धर्मद्रोह ना लग सके, को दंडित किया जा सके। और 1547 में ही पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ एक प्रसिद्ध जीव सन जेवियर भारत आया था। उसको ये पता नहीं कौन अफवाह फैला दिया था कि अकबर जो है वो ईसाई धर्म एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों को भारत का जापान के साथ व्यापार करने का श्रेय भी दिया जाता है। वहां से उन्होंने क्या क्या लाया था? तो तांबा और चांदी। पुर्तगाली पुर्तगीज जो थे मध्य अमेरिका से भी कौन कौन सी चीज़ लाए थे? तंबाकू और आलू और मक्का भारत लाए थे। उन्होंने भी भारत में प्रिंटिंग प्रेस की छपाई की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगाली के द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों हम दूसरे इंपॉर्टेंट यूरोपीय कंपनियों के आगमन पे आते हैं। हम पुर्तगीज को पूरे डिटेल में पढ़ चुके, एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर चुकी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं डच, पुर्तगाली के बाद कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत आई थी? तो डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो डच को कहाँ के निवासी थे? तो डच थे नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। पुर्तगीजों के बाद डच ही भारत आए थे। पुर्तगीजों के बाद कौन आए थे? तो डच। 1595 में कार्नेलिस हाउटमैन ने के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल पूर्वी जगत प्राप्त की। 1595 और 1601 के बीच डचों ने पूर्वी जगत की ओर 15 समुद्रिक यात्राएं की। तो ये 5-6 साल में 1595 से लेके 1601 तक ये 15 समुद्रिक यात्राएं की। तो पहली बार डच कब आए थे? तो आपको याद रखना है 1595 में। कौन आया था? तो कार्नेलियस हाउटमैन। और ये जो डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जो डच की कंपनी थी, वो कब बनी थी? तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, 1602 में। नाम क्या था? तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड।
यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कब बनी थी? तो 1602 में। प्रथम पुर्तगाली कब भारत आए? तो 1595 और 96 के बीच में। 95 से 1601 तक वो 15 समुद्रिक यात्राएं किए। इस कंपनी का मूल नाम VOC फुल फॉर्म है वर्निज ओड इंडिकेट कंपेन था। इसके लिए उन्होंने 17 व्यक्तियों की एक बोर्ड बनाई। जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था उसका मूल नाम था VOC। इसके लिए उन्होंने 17 कंपनी का एक बोर्ड बनाया। यह बोर्ड डच सरकार के आदेशों के अनुसार कंपनी का संचालन करती थी और कंपनी की सहायता के स्थापना के समय इसकी प्रारंभिक जो पूंजी थी, पूरा कैपिटल था, वो 65 लाख गिल्डर था। ये याद रखना है, कितना था? 65 लाख गिल्डर। मेन इंपॉर्टेंट कब बनी थी डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड? तो 1602 में। और ये कहाँ के डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड और हॉलैंड। और ये प्रथम बार कब आए थे? तो 1595 से 96 के बीच में। कौन आया था? तो कार्नेलियस हाउटमैन। और इसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? तो 65 लाख गिल्डर। कंपनी को हॉलैंड सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने और आक्रमण और विजय करने संबंधित व्यापक अधिकार मिले। मतलब व्यापार भी कर सकता है और आक्रमण और विजय भी कर सकता है। ओम प्रकाश जो डच व्यापार के विशेषज्ञ माने जाते हैं। कौन? ये ओम प्रकाश। यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ आप देख रहे हो। माने जाते के अनुसार प्रारंभिक चरण में डच मूल रूप से किस चीज़ का व्यापार करते थे? तो काली मिर्च तथा अन्य मसालों के व्यापार तक ही। स्टार्टिंग में जो आए थे डच, तो ये सिर्फ काली मिर्च और मसाला तक ही सीमित थे। ये मसाले मूलतः इंडोनेशिया में मिलते थे, इसलिए डच कंपनी का इंडोनेशिया प्रमुख केंद्र बन गया। 1605 में डचों को हराकर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1605 में डचों ने पुर्तगीजों से अमियाना, कौन सा? अमियाना ले लिया। 1605 में क्या लिया? अमियाना। धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज इंडोनेशिया में उन्हीं को हराकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। उन्होंने जकार्ता 1619 में इसके खंड बेटाविया नामक नगर बसाया। कौन सा? तो बेटाविया। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अमियाना को जीतने के बाद 1603 में 23 में अमियाना में 10 अंग्रेजों और 9 जापानियों का क्रूरतापूर्वक वध कर दिया। तो ये डच लोग जो थे 1623 में अमियाना में 10 अंग्रेज और 9 जापानियों का क्रूरतापूर्वक वध कर दिया। इस अमियाना नरसंहार के बाद डचों ने मलय द्वीपपुंज में अंग्रेजों को भारत में अपने को सीमित कर देना शुरू किया। डचों का भारत में व्यापारिक केंद्र सिमटने लगा और पूर्व एशिया में बेटेविया तक केंद्रित हो गया। तो ये अमियाना में जो नरसंहार हुआ, इसके वजह से अंग्रेजों ने भारत में डच को अंग्रेजों ने भारत में सीमित कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। डच नौसेना नायक कौन थे? वादेर हेग। याद रखिएगा ये चीज़। वादेर हेग सूरत और मालाबार में असफल होने के बाद 1605 में मुसलीपट्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अपनी पहली फैक्ट्री की जैसे कहाँ पे लगाई? तो जैसे कि पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई 1503 में। तो ये 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई? डच मुसलीपट्टम। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने निज़ामपत पत्तोपोली में स्थापित की। याद रखिएगा पहली फैक्ट्री कहाँ पे? मुसलीपट्टम और पत्तोपोली में निज़ाम में इसने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में भी एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और इसे अपना डचों ने मुख्यालय कहाँ पे बनाया? तो पुलिकट में। डचों ने यहाँ पर अपने स्वर्ण सिक्के पगोड़ा डाले। डचों ने 1616 में सूरत में और 1641 में विमलीपट्टम में भी फैक्ट्री की स्थापना की। इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है कि पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई? 1605 में तो मुसलीपट्टम में, दूसरी फैक्ट्री लगाई पत्तोपोली में और 1610 में पुलिकट में इन्होंने एक अन्य फैक्ट्री लगाई और पुलिकट को ही अपना मुख्यालय बनाया। और 1600 और डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के भी पगोड़ा में डाले। और सूरत में इन्होंने फैक्ट्री कब लगाई? तो 1616 में। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो पिपली में सन 1627 में। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री कब लगी थी? तो पिपली में। पिपली में कहाँ पे? तो पिपली में। और कब? तो 1627 में। 1653 में हुगली के नगर चिंसुरा ने डचों में अपनी कोठी स्थापित की। बंगाल में अंग्रेजों की तरह डचों ने भी अपनी फैक्ट्री में किलेबंदी करने की आज्ञा मिल गई। चिंसुरा के डच किले को किस नाम से जाना जाता था? तो गुस्तावुस फोर्ट के नाम से। गुस्तावुस फोर्ट के नाम से। 1658 ईस्वी में डचों ने काशी बाजार, बालासोर, पटना, नेगापट्टम में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ पे? काशी बाजार, बालासोर, पटना, नेगापट्टम। 1663 ईस्वी में कोचीन में भी फैक्ट्री की स्थापना है। कोचीन में मुट्टा शासन से डच कंपनी ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थी पुराकर, कागनूर। और डच की फैक्ट्रियों को इम्पोर्टेंट जो है मैं इधर अब करवा दे रही हूँ कि डच की फैक्ट्रियों को किस नाम से जाना जाता था? तो फैक्टर। किस नाम से? डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। स्टार्टिंग में वो किस में इंटरेस्टेड थे? सिर्फ मसाला में, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय कपड़ों के निर्यात को बहुत अधिक महत्व दिया। और रेशम की चक्की स्थापित करने का श्रेय भी इनको ही जाता है। 1650 में रेशम की चक्की, काशी बाजार में रेशम की चक्की डचों ने लगाई थी और इसमें 3000 कारीगर वेतन पर रखे गए थे। ओम प्रकाश जो डच विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने कहा डचों से निर्यात की जाने वाली अन्य वस्तुओं में उत्तर प्रदेश और मध्य भारत से नील, उत्तर प्रदेश मध्य भारत से कौन था? नील, मध्य भारत से कच्चा रेशम, बिहार और बंगाल से नमक और सोडा, गंगा की घाटी से अफीम, कच्चा रेशम था। भारत से भारतीय वस्तुओं को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय, भारतीय वस्तुओं को वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो डचों ने। और किस युद्ध में डच का जो प्रभुत्व था वो भारत में खत्म हो गया? तो 1759 में बेडरा का युद्ध। कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल में। अंग्रेजों ने बेडरा के युद्ध में डच पराजित हुए। इस पराजय के बाद उनकी शक्तियां भारत में सीमित हो गई। कौन सा युद्ध याद रखना है? बेडरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो डच और अंग्रेज के बीच। कहाँ पे? तो बंगाल, बेडरा में। और इस युद्ध में डच पराजित हुए थे। इस पराजय से उनकी शक्ति समाप्त कर दी गई। डच भारत में व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर आए थे। किस वजह से ये आए थे? व्यापार करने आए थे। डच व्यापारिक व्यवस्था किस पे आधारित थी? सहकारिता और कार्टेल पर। इस व्यवस्था का उल्लेख 1722 ईस्वी के दस्तावेज में किया गया, जिसमें नेगापट्टम के डच गवर्नर और 6 तेलुगु व्यापारियों के बीच समझौतों के विषय में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। डच कंपनी में साझेदारों को जितना अधिक लाभ दिया जाता था वह वाणिज्य इतिहास में रिकॉर्ड माना। मतलब डच के समय में जो साझेदारी थी उसमें बहुत अधिक लाभ दिया। लगभग 200 वर्षों के इतिहास में डच कंपनी ने औसत रूप से 18% का लाभांश दिया था। हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? पुर्तगाली, डच। अब कौन से बचे? अंग्रेज, फिर डेनिश और फ्रांसीसी। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन का पार्ट 2 था। अगर ये आपको हेल्पफुल हुआ तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये बहुत ही नया चैनल है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचना चाहिए जिन्हें भी इसकी ज़रूरत है। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।